नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रवाह साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। 1973 का वो केस जिसकी सुनवाई 68 दिनों तक चली। सुनवाई के दौरान लगभग 100 केस खंगाले गए। अटॉर्नी जनरल ने 71 देशों के चार्ट कोर्ट में किए पेश। न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश सत्ताधारी ताकतों की ओर से की गई, जिसमें अहम भूमिका निभाने के तत्कालीन कानून मंत्री और तत्कालीन स्टील मंत्री पर लगे आरोप। एक चीफ जस्टिस जो अपने निर्णय पर ना ही किसी दबाव में झुके और ना ही पीछे हटे। अंततः फैसला आया, किसी भी सूरत में संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के नाम जमीन के हक पर हस्ताक्षर कर दिए और आम जनमानस की आस पर रामलला का वनवास खत्म हो गया। अयोध्या मामले में सुनवाई 40 दिनों तक चली और 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला दिया। लेकिन देश के इतिहास में मंदिर की संपत्ति से जुड़ा एक ऐसा मामला भी है जिसकी सुनवाई सबसे लंबे वक्त तक चली। 68 दिन कोर्ट में सुनवाई करने के बाद 13 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वो फैसला जिसकी वजह से भारत एक लोकतंत्र के रूप में बचा रह सका। यह केस था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। आइए जानते हैं क्या है ये केस और क्यों इसमें फैसला लेने के लिए इतना लंबा समय लग गया। कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला है। पश्चिम में समुद्र और पूर्व में कर्नाटक से घिरे इस इलाके का सदियों पुराना एक शैव मठ है जो एडनीर में स्थित है। यह मठ 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्यों में से एक तोतकाचार्य थे, जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ। यह ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाला स्वात्य भागवत परंपरा को मानता है। इस मठ का इतिहास करीब 1200 साल पुराना माना जाता है। यही कारण है कि केरल और कर्नाटक में इसका काफ़ी सम्मान है। शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है। ऐसे में स्वामी केशवानंद भारती केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने महज 19 साल की अवस्था में संन्यास लिया था, जिसके कुछ ही साल बाद अपने गुरु के निधन की वजह से वे एडनीर मठ के मुखिया बन गए। 60-70 के दशक में कासरगोड के इस मठ के पास हजारों एकड़ की जमीन थी। यह वो दौर था जब नंबूदरी-पाल के नेतृत्व में केरल की तत्कालीन वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमींदारों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की ज़मीन अधिग्रहित कर ली। इस चपेट में एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई। एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक 47 साल पहले 24 अप्रैल 1973 को भारत की सर्वोच्च अदालत ने केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। इस फैसले को भारत के कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। लगातार न्यायालय में मिल रही हार से सबक लेते हुए केशवानंद भारती केस में इंदिरा गांधी ने पूरी तैयारी कर ली थी। 68 दिन तक चली सुनवाई के दौरान लगभग 100 केस खंगाले गए। अटॉर्नी जनरल ने लगभग 71 देशों के संविधान में संसद द्वारा संविधान में संशोधन करने वाले अधिकारों का चार्ट कोर्ट में समक्ष पेश किया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कुछ और भी साठगांठ चल रही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी के तत्कालीन कानून मंत्री HR गोखले व तत्कालीन स्टील मंत्री कुमार मंगलम ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। उन पर अपने दायरे से बाहर निकलकर न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने के आरोप भी लगे थे। केशवानंद भारती केस में 13 जजों की पीठ बनी थी, जिसमें चीफ जस्टिस सीकरी भी शामिल थे। जस्टिस P जगमोहन रेड्डी ने अपनी किताब वी हैव रिपब्लिक में लिखा कि सरकार के फेवर में फैसला लाने के लिए कानून मंत्री गोखले ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे। इनमें मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस DG पालेकर और YV चंद्रचूड़ का नाम लिया जाता है। इसके अलावा इस मामले में कुमार मंगलम के उम्मीदवार जस्टिस KK मैथ्यू, इंदिरा के करीबी SS रे भी शामिल थे। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवार खुद प्रधानमंत्री के भी थे, जो HS बेग और SN द्विवेदी थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, तब सुनवाई कर रही पीठ 2 भागों में बंट चुकी थी। 7 जज जहां इस फैसले के पक्ष में थे, वहीं 6 जज इससे सहमत नहीं थे। खैर, न्यायालय ने तय किया कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने का अधिकार है, किंतु वह किसी भी सूरत में संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना।
कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव आदि। इसकी जड़ें 1951 से जुड़ी हैं। इस कहानी की शुरुआत 1951 में होती है, जब जवाहरलाल नेहरू अपना पहला संविधान संशोधन करते हैं, जिसमें आर्टिकल 31 यानी संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं। तो इस मामले की संवैधानिकता वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कटौती की गई। इसे शंकरी प्रसाद मामले के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कुल मिलाकर समझें तो संसद के पास मूल अधिकारों को संशोधित करने की ताकत है। लेकिन समय बीतने के साथ ही 17 साल पहले की कहानी बदल गई। पंजाब का गोलकनाथ मामला 1967 में आया, जब 17वें संशोधन अधिनियम को संसद में चुनौती दी गई। यह मामला भूमि सुधार से जुड़ा था। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यह वो दौर था जब इंदिरा गांधी राजनीति में प्रवेश कर रही थी। न्यायपालिका और सरकार के बीच एक जंग शुरू हो गई थी। नाना पालकीवाला की वो दलील, एक शख्स जिनके जिक्र के बिना इस पूरे केस की कहानी न सिर्फ अधूरी है, बल्कि केशवानंद भारती केस के मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में इस किरदार की अहम भूमिका रही है। नाना पालकीवाला ने अपने करियर में 140 महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े थे। नाना पालकीवाला के लिए केशवानंदन भारती बनाम केरल सरकार केस शायद उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण केस थी। इस मुकदमे को भारतीय संविधान की रूह को अक्षुण्ण रखने वाला सबसे महान मामला कहा जाता है। इस केस में पालकीवाला ने स्वामी का बचाव करते हुए कहा, उन्हें आर्टिकल 26 के अंतर्गत मुकदमा दायर करने के लिए, क्योंकि कोई भी सरकार उनकी धार्मिक संपत्ति के संरक्षण में अवरोध नहीं लगा सकती। इसी निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया, जिसके साथ ही अन्य प्रावधानों के साथ आम नागरिकों को संविधान में जो बुनियादी सुविधाएं देता है, वह है नागरिकों के मौलिक अधिकार। इस ऐतिहासिक मुकदमे के लिए हमेशा पालकीवाला को याद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तत्कालिक सत्तारूढ़ सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, जो कि न्यायपालिका की निगहबानी की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। फैसले का अंजाम तय था। केशवानंदन भारती मामले में फैसला आने के 2 दिनों के बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा को तोड़ने का फैसला किया, जबकि यह परंपरा उतनी ही पुरानी थी जितना पुराना सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद से वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता रहा, जिसे एक परिपाटी बना दिया गया था। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि फैसले के बाद ही 3 वरिष्ठ जजों को छोड़कर सरकार का पक्ष लेने वाले NN रे को चीफ जस्टिस चुन लिया गया। जवाब में अधिकतम किए गए तीनों जजों ने इस्तीफा दे दिया। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल CK दफ्तरी ने उस दिन को लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन कहा था। जयप्रकाश नारायण ने भी इंदिरा की आलोचना करते हुए एक पत्र लिखकर उन्होंने पूछा कि क्या सरकार न्यायपालिका को अपना गुलाम बनाना चाहती है। बहरहाल केशवानंदन भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भले ही इंदिरा सरकार थोड़ा सा अपनी तरफ झुकाने में सफल हो गई थी, किंतु संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की असीमित शक्ति न देकर सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश जरूर देने में सफल रहा था कि संविधान संसद से ऊपर है। तो आज के लिए दे इजाजत, और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।